Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to start with the topic resource planning. पिछले वीडियो में हम ये एजेंडा 21 कर चुके हैं. जिसने नहीं देखा है वो प्लीज दूसरे पिछले इसकी वीडियो में जाके देख सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलो लेट्स कंटिन्यू विद द रिसोर्स प्लानिंग. सो आप अपने साथ अपनी पेंसिल वगैरह लेकर बैठिए सो दैट कि जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाऊंगी तो आप वो मार्क कर लीजिए. ठीक है जी. चलिए लेट्स गेट स्टार्ट. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. देखो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं. वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स के रिसोर्सेज, हर तरह के रिसोर्सेज वी आर हैविंग. ठीक है, लेकिन उसको जुडिशियली मीन्स एक सही तरीके से यूज करना, इसके लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. इट हैज इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया जैसे देश में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. बिकॉज वाई? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेकर. इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. वाटर रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी हमारे पास अच्छी है. देन हमारे पास मिनरल के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं. ठीक है, बहुत सारे वेरिएशंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. तो उन वेरिएशंस को अच्छे से यूज करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अलग अलग रीजन्स मीन्स बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे हमें कुछ टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं. लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास झारखंड ले लो या छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज ले लो, यहाँ पे हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे. वहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेस मिलेंगे. राजस्थान जैसे एरियाज में देखिए वहां पे आपको वाटर रिसोर्स की कमी मिलेगी. लेकिन अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड इन एरियाज को लो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेस मिलेंगे. तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई पर्टिकुलर आपको रिसोर्स मिल रहा है तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो आपको दूसरे रीजन में भी मिले. एक जगह पे वो अवेलेबल हो सकता है और दूसरी जगह में वो डेफिसिट हो सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources. For example, जैसे हिमाचल जैसा आपका स्टेट है वहां पे नो डाउट वाटर रिसोर्स बहुत अच्छा है. नदियां हैं, क्यों? पेरेनियल रिवर्स हैं जो सारा साल बहती रहती हैं. उससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं. मीन्स वो सेल्फ सफिशिएंट है. उसे दूसरी किसी स्टेट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर वाटर रिसोर्सेज हैं तो दूसरे भी हों. तो दूसरी चीजों के लिए वो दूसरी स्टेट पे डिपेंड करता है. लेकिन वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में वो सेल्फ सफिशिएंट है. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, एंड देयर आर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स है जहां पे कुछ रिसोर्सेज की कमी है. एक्यूट शॉर्टेज. ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, झारखंड जैसे स्टेट्स है आपके, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स. अंडरलाइन दिस. ये तीन स्टेट्स इन्होंने ऐसी बताई हैं हमें एनसीईआरटी में कि यहाँ पे बहुत अच्छे आपके मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा आपको वाटर रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे. सेम रीजन कि वहां पे हमारे पास अच्छे खासा रिवर का सोर्स है. बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. लेट्स गेट द एग्जांपल ऑफ नोएडा. वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. दिल्ली का बहुत अच्छा है. मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे दूसरे रिसोर्सेज की कमी है. ओके, चलिए नेक्स्ट. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी. अब जो आपका स्टेट है राजस्थान, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सोलर और विंड एनर्जी आपको मिलेगी. लेकिन बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज. कमी किसमें है? वाटर रिसोर्सेज में. ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है. पूरा सा मतलब कुछ टाइम ऐसा आता है जब वो पूरे कंट्री से कट जाता है. बट यहाँ का क्या है? रिच कल्चरल हेरिटेज बट डेफिसिट इन वाटर. क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है तो पानी की कमी रहती है.
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि ड्यू टू द टेरेन, उसके टेरेन की वजह से हम लोग वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, एंड सम वाइटल मिनरल्स। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। इसके लिए हमें बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर। आई होप इतना क्लियर, यहां से लेके हमने यहां तक शुरू किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कहते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक टफ टास्क है, जिसमें आपका क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के कई हिस्सों में जाकर हमें रिसोर्सेज को खोजना भी पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है, एंड इसके लिए हम कुछ मेथड्स को ऑप्ट करते हैं, दैट इज योर सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर्वे करेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है, मैपिंग करेंगे क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में है, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज योर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, हम उसको सर्वे भी कर लिया, मैप भी कर दिया, क्वालिटी चेक हो गई, क्वांटिटी चेक हो गई, एस्टिमेशन चेक हो गया, तो उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, वी नीड द टेक्नोलॉजी, हमें स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, ताकि हम इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। प्लानिंग करना इजी है बच्चे, प्लान तो कर लोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम की प्रिपरेशन पढ़ना इजी है, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स लिख लो, बट उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना और उसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो एक टफ टास्क होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्या देखना है, हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अगर चीज अवेलेबल है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। नेक्स्ट इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हमें अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को किसके साथ मैच करना है? हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। इंडिया हैज मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. So इंडिया ने एक बहुत कह सकते हो कोशिश की है कि वो अच्छे से अपने रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव कर सके, और ये हमारे फर्स्ट 5-year प्लान से ही शुरू हो गया था। ये इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फर्स्ट 5-year प्लान आया था 1952 में, और विद द एम ऑफ एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। Okay, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region. Resource की जो availability होती है वो बहुत जरूरी है किसी भी region को develop करने के लिए, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। लेकिन कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की कमी से डेवलपमेंट में कई बार क्या हमेशा ही रुकावट आती है। किसी भी चीज को हमें डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। ओके, देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। बहुत सारे हमारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या है, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ये इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड है। दूसरी तरफ कुछ रीजन्स हैं जहां पे आपके पुअर रिसोर्सेज हैं, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अगर पुअर रिसोर्स है तो वो इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction of the foreign invaders. इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया, तब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे रिच रिसोर्सेज थे, और रिसोर्सेज अच्छे थे तभी तो आए थे, तभी तो उनको इन रिसोर्सेज ने अट्रैक्ट किया था। It was primarily the higher level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. अब यहाँ पे बेसिकली क्या, उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास इंस्टीट्यूशंस थे जो वो अपने साथ लेकर आए, और उन्होंने हमारे देश में आके इन रिसोर्सेज को क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट किया।
Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो कहा जा सकता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो जो उसके ऊपर काम कर सकें, देन वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज इन एन एप्रोप्रिएट मैनर. India has experienced all this in different phases of colonization. इंडिया ने ये अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस किया है, अलग अलग फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन को. इसलिए therefore in India development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources. जो आपका इंडिया है इसमें जो डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट है इन पर्टिकुलर डज नॉट, इसमें किसी भी तरह के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें अगर मिल जाए तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट इरेशनल कंजप्शन, लेकिन अगर हम इन्हें गलत तरीके से यूज करें या फिर इनका ओवर यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज का, तो इससे हमारी सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है. इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट. हर इन लेवल पे आपकी रिसोर्स कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा नीड है. दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स. यही तो हमारे लीडर्स और हमारे थिंकर्स का एक मेजर कंसर्न है. क्या कंसर्न है? जो हमारी सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो रही हैं उनको दूर कैसे किया जाए. सेम वे, फॉर एग्जाम्पल, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. गांधी जी ने भी अपनी रिसोर्सेज को लेकर या उसके कंजर्वेशन को लेकर एक चिंता जाहिर की थी इन शब्दों में. अब वो क्या शब्द थे? There is enough for everybody's need. कहते हैं जरूरत के लिए सबके लिए सब कुछ है, and not for anybody's greed. लेकिन लालच के लिए, किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पे जो हमारे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, जो हमारे रिसोर्स खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? ग्रीडी, जो लोग लालच कर रहे हैं, सेल्फिशनेस और एक्सप्लॉइटिव, अगर हम अपने नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो इन सब चीजों की वजह से दीज आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल. He was against mass production. वो किसके खिलाफ थे? mass production, and wanted to replace it with the production by the masses. मतलब सब मिलके खराब करो या सब मिलके इसको प्रोड्यूस करो, उसके बिल्कुल खिलाफ थे. वो कहते थे इन सब को प्रोडक्शन बाय दी, मतलब जो भी, फॉर एग्जाम्पल पेड़ काट रहे हो, ठीक है, सब मिलके पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही हो रहा है. आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, सॉइल इरोजन हो रहा है, फ्लड्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी, उसका पार्टिकुलेट मैटर जो है आपका एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है. तो उसका रिजल्ट क्या है? गर्मी लग रही है आजकल, इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है? दिस इज द रीजन. अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन करो ना, प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब ये जो पेड़ लगाने तो सब मिलके लगाओ, ताकि हम सब जो चीजें हमने जिस बैलेंस को हमने बिगाड़ा है उस बैलेंस को हम लोग ठीक कर सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. ये at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time. इंटरनेशनल लेवल पे जो एक रोम का क्लब है उसने रिसोर्स कंजर्वेशन को सबसे पहले एक सिस्टमैटिक वे में देखा 1968 में. सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयन फिलॉसफी जो थी दोबारा से आती है, जिसको प्रेजेंट किया था शूमेचर इन हिज बुक. उनकी बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल. यहां से क्वेश्चन अंडरलाइन करो इसको, यहां से 1974 से लेके स्मॉल इज ब्यूटीफुल तक. ठीक है, एमसीक्यू के चांसेस. This seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the,
कहते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन रहा है रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर ग्लोबल लेवल पे। किसने किया है? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। अंडरलाइन दिस पॉइंट 2, इसको भी अंडरलाइन कर लो। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड दी, ये जो रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में, इस रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट एंड एडवोकेटेड, और इसको बोल रहे थे मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बोला गया कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक। एक बुक आपकी आई थी जिसको पब्लिश किया गया था। ये सारी चीजें रिपोर्ट से ये तैयार हुआ, ये सारी चीजें पब्लिश हुई थी। अवर कॉमन फ्यूचर, अंडरलाइन इट 2 करो इसको। Another significant contribution, एक और significant contribution किया गया था अर्थ समिट में एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। ये वाला टॉपिक जो था आपका रियो डी जेनेरियो, ये मैं पिछले टॉपिक्स में मीन्स पिछले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ, आप उसको एक बार चेक कर लो। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में हमने क्या किया है, रिसोर्स प्लानिंग देखी और उसका कंजर्वेशन देखा, एंड मोर ओवर हमने कुछ फैक्चुअल्स देखे जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए हैं। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई लुक इट इनटू द डाउट्स टू। So that's it for the day, and stay tuned for the next session. Thank you.